बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्जाम होगा 2025 का फेडरल बोर्ड का, उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। इसलिए जो बच्चा इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करे तो काफ़ी हद तक फाइनल एग्ज़ाम में उसके लिए हेल्प हो सकता है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट करवा लिया था। तो आज हम इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का सेक्शन सी को अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन सी में स्टूडेंट टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और आपने वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी जो होता है वो पेपर का लॉन्ग पार्ट होता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 मार्क्स का होता है। तो इट मींस के सेक्शन सी जो होता है वो आपके पास 32 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चन के साथ गिवन होती है। जैसे सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जो सेक्शन बी था स्टूडेंट वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास सेक्शन ए का होता है, जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सेक्शन बी में जितने पार्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, अ कर्व हैज एन इक्वेशन y is equal to 1/2x cube minus 9x power 1.5 plus 8 by x plus 30 where x is greater than 0। और आपने फाइंड करना है पार्ट ए में, फाइंड dy by dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपने फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने ये फाइंड करना है, शो दैट अ पॉइंट 4 एंड -8 लाइज ऑन द कर्व डिफाइंड। आपने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट है 4 एंड -8 ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है या नहीं करता है, ये चेक करना है। और इस क्वेश्चन का जो पार्ट सी है वो है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 4 एंड -8। Give your answer in the form of ax plus by plus c is equal to 0। यानी इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी और जो नॉर्मल लाइन होगी उसके लिए इक्वेशन फाइंड करना है। किस पॉइंट पे? 4 एंड -8 पे। और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन को आपने फिर ax plus by plus c की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो कर्व है उसको लिखते हैं कि गिवन कर्व क्या है। गिवन कर्व हमारे पास है y is equal to 1/2x cube minus 9x power 1.5 plus 8 by x plus 30 है। हमने अब पार्ट ए को फाइंड करना है। तो पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है? पार्ट ए में हमने ये फाइंड करना है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy by dx फाइंड करना है। dy by dx मींस के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए मैं इस कर्व के दोनों साइड पे डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये dy by dx होगा।
राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1/2x³ है माइनस 9x पावर 1.5 है प्लस 8/x प्लस 30 है। तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। तो आइए अब हम जरा इसकी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये dy/dx इक्वल आएगा, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही है और सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इट मींस कि इनका सेपरेटली डेरिवेटिव लिया जा सकता है। तो सबसे पहली टर्म है 1/2x³ है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, आपके पास डेरिवेटिव आएगा किसका, x³ का डेरिवेटिव लेना होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म है -9x पावर 1.5 है, तो 9 कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर लेके आएंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, x पावर 1.5 का। और थर्ड आपके पास है 8/x है, तो 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आपने लेना होगा किसका, 1/x का। यानी 8/x को आप 8 into 1/x भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 को कांस्टेंट है, इसका हम डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे 1/x का। लास्ट टर्म आपके पास 30 है, तो 30 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हुए पावर लॉ का यूज करना है। तो पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, n into x पावर n-1 होता है। तो इट मींस कि फर्स्ट टर्म आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x³ है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 into x पावर 2 होगा बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। और -9 एज इट इज आएगा, x पावर 1.5 का डेरिवेटिव 1.5 into x पावर 1.5 -1 होगा। तो 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है, 0.5 के इक्वल आता है। तो इट मींस के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x है स्टूडेंट, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं जरा सेपरेटली इसका डेरिवेटिव लेता हूं 1/x का। तो 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, आप अगर x को नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये x पावर क्या होगा, -1 होगा। यानी 1/x को आप लिख सकते हैं x पावर -1। अब x पावर -1 का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो x पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n into x पावर n-1 होता है। तो x पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 स्टार्ट में आएगा, x पावर -1 होगा, तो दैट इज -x पावर -2 होगा। और x पावर -2 को आप 1/x² भी लिख सकते हैं। तो इट मींस के 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² होगा। प्लस लास्ट टर्म है 30, तो 30 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब इसको हम सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ये 3/2x² माइनस 9 into 1.5 करते हैं, तो 5×45, तो 4 गया, 9 एकम 9, तो 10 11 12 13, तो इस मींस के ये 13.5 आएगा। तो 13.5 into x पावर 0.5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये 8/x² रहेगा। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम जरा सेकंड पार्ट चेक करते हैं कि व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है कि शो दैट अ पॉइंट 4 and -8 लाइज ऑन द कर्व डिफाइंड। यानी एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट -8 है। हमने ये शो करना है क्या ये जो पॉइंट P है ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है कि नहीं करता है। तो कोई भी पॉइंट किसी कर्व के ऊपर तब लाई करता है जब वो पॉइंट उस कर्व को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी डिफाइन करे। इट मींस के अगर उस कर्व के अंदर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करें
तो फिर उसका पॉइंट के लिए वो उस कर्व में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो कर्व है वो क्या है, वो आपके पास है y इज इक्वल टू 1/2x³ माइनस x पावर 1.5 प्लस 8/x प्लस 30 है। और जो गिवन पॉइंट है वो आपके पास क्या है, गिवन पॉइंट आपके पास है 4 and -8 है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट आपके पास 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है, -8 है। हमने ये चेक करना है क्या ये जो पॉइंट है जिसमें x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट -8 है, ये इस कर्व के ऊपर लाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस कर्व के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद क्या इस कर्व की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस पॉइंट के लिए इक्वल आती है कि नहीं आती है। अगर इक्वल आती है तो फिर हम कहेंगे यस दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस कर्व, यानी ये पॉइंट जो है ये इस कर्व का एक पॉइंट है। तो अब इसके लिए देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट के अंदर जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, y कोऑर्डिनेट क्या है -8 है। तो हम इस कर्व में y की जगह क्या पुट करेंगे, -8 और x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो ये x³ है तो 4 का क्यूब होगा, माइनस इंटू x पावर 1.5 है तो 4 पावर 1.5 जो होता है वो आपके पास चले फिलहाल इसको 1.5 ही लिखें, प्लस 8/x है तो x की जगह 4 प्लस 30 पुट कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू 4 पावर 3 है तो 4 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। और 4 पावर 1.5 जो होता है वो इक्वल होता है, अगर इसको करेंगे तो ये 1.5 स्टूडेंट जो होता है वो इक्वल होता है 3/2 के इक्वल होता है। यानी 1.5 को अगर आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये 15/10 होगा। तो इसका मतलब है ये 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10, तो दिस इज 3/2 होता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट मींस के ये 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस ये 4 2 ज़ा 8 2 प्लस क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो 32 माइनस 2 पावर 3 क्या होता है आपके पास, 2 पावर 3 जो होता है वो 8 9 ज़ा 72 होता है। तो 72 प्लस 32 होगा, 2 प्लस 30, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -8 आएगा। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी -8 है, राइट हैंड साइड भी -8 है। तो हम लिख सकते हैं कि यस क्या 4 and -8 lies on the given curve, यानी ये जो पॉइंट 4 and -8 है ये गिवन कर्व के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 4 and -8, यानी आप सेकंड पार्ट में आपने ये फाइंड कर लिया कि ये जो 4 and -8 है ये इस कर्व का एक पॉइंट है। अब थर्ड पार्ट सी में आपने इस कर्व के इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो होगी उसको फाइंड करना है। यानी मैं अगर इस कर्व के लिए लेट्स सपोज एक फिगर बना लो, तो ये डेरिवेटिव को हमने नहीं मिटाना क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो यूज होगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसलिए इसको एज इट इज रखें। फर्ज करें मैं कहता हूं दिस इज द कर्व, यानी ये वो कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है 1/2x³ माइनस 9x पावर 1.5 प्लस 8/x प्लस 30 है। और इस कर्व का एक पॉइंट P, अभी हमने ये साबित किया था कि ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 and -8 है ये इस कर्व का ही एक पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस कर्व whose coordinate are 4 and -8। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है उसके जो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है पार्ट सी में।
और फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, जो नॉर्मल लाइन होगी इस पॉइंट के ऊपर उसके लिए भी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस टेंजेंट लाइन का एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट क्या है 4 and -8 है, तो आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉइंट गिवन हो तो फिर इक्वेशन आप लाइन फाइंड करने के लिए आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए वन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, यानी अगर एक पॉइंट गिवन हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूं पॉइंट है x1 और y1 और लाइन की स्लोप गिवन हो, यानी स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है। अब हमें इस टेंजेंट लाइन की एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट क्या है हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास है 4 and -8 है। अब हमें इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसकी स्लोप चाहिए, यानी m चाहिए हमें, और m नहीं गिवन है। अगर हमारे पास स्लोप आ जाए तो फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस पॉइंट स्लोप फॉर्म के जरिए से इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी बुक के अंदर, जो डेरिवेटिव की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है, यानी डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली किस चीज को शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को शो करता है। यानी ये जो आपने डेरिवेटिव लिया है dy by dx, ये इस कर्व का डेरिवेटिव है, तो इट मींस कि ये जो होगा दिस डेरिवेटिव इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी यही डेरिवेटिव क्या होगा, m होगा। जब हमने डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी हुई है, तो डेरिवेटिव की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है डेरिवेटिव स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन को शो करता है। तो यानी जो भी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप फाइंड करनी होगी, तो जस्ट उस कर्व का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा। अब हमें स्लोप चाहिए एट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P whose coordinate of 4 and -8। तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए, यानी m फाइंड करने के लिए जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू को एवैल्यूएट करेंगे एट दिस पॉइंट whose coordinate are 4 and -8। यानी जो डेरिवेटिव आया है उसमें x की जगह 4 पुट करेंगे, y की जगह -8 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन आएगी। और चूंकि यहाँ पर जस्ट x है तो x को हमने रिप्लेस करना है, तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x हम क्या ले रहे हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए 4, तो x स्क्वायर की जगह आपने 4 का स्क्वायर पुट करना है, ये 13.5 इंटू एक्स पावर 0.5 है, तो 4 पावर 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, -8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करने से ये वैल्यू आ जाती है -7/2 आ जाती है। तो इट मींस के स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 4 and -8 इज -7/2 है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, तो उसको मैं यहां पे कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए देखें आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने की इक्वेशन ऑफ, पहले क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट लाइन का एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and -8, और टेंजेंट लाइन की क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, जो कि अभी हमने फाइंड की है। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी होगी,
यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यानी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो पॉइंट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है, 4 माइनस 8 है, तो x कोऑर्डिनेट को हम x1 कहेंगे इस पॉइंट के, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, यानी -8 को y1 कहेंगे। तो ये y माइनस y1 आपके पास क्या होगा, -8 होगा, इज इक्वल टू m स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट इज -7/2। तो इसकी जगह -7/2 x माइनस x1, यानी x1 मींस के x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 है। तो x1 की जगह हम 4 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो ये y प्लस 8 होगा, -7/2 इंटू x माइनस 4। अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 सेकंड साइड पे जाके y प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -7 x माइनस 4 के साथ, तो ये 2y प्लस 2 8 16, -7x प्लस 7 4 28 होगा। तो ये 7x प्लस 2y प्लस 16 माइनस 28 इक्वल टू 0 आएगा। तो 7x प्लस 2y प्लस 8 माइनस 6 2 माइनस 1 1, तो दैट इज माइनस 12 होगा। तो 12 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे। नॉर्मल लाइन स्टूडेंट अगर फर्ज करेंगे आपके पास टेंजेंट लाइन है, तो फिर जो नॉर्मल लाइन होगी वो लाइन होती है जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, दैट इज द नॉर्मल लाइन। और हमें पता है कि जो अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो फिर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। यानी फर्ज करें अगर इसकी स्लोप हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो -7/2 है, और टेंजेंट लाइन की स्लोप को मैं लेट्स सपोज m1 के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और नॉर्मल लाइन की स्लोप को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, m2 से। तो नॉर्मल लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करेंगे, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन करेंगे, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। अब m1 यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास गिवन है, तो फिर m2 क्या आएगा, m2 इक्वल होगा 2/7 होगा, यानी -7/2 सेकंड साइड पे जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइन की जो स्लोप होगी वो 2/7 होगी अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप -7/2 हो। तो और पॉइंट तो वही है, तो इसका मतलब है कि अब नॉर्मल लाइन के लिए जो इक्वेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन इक्वल होगी y माइनस y1 की जगह आपने क्या पुट करना होगा, -8, क्योंकि फार्मूला यही यूज होगा। और m आपके पास क्या होगा, m आपके पास होगा 2/7 होगा। x माइनस x1 है, तो x माइनस x1 आपके पास क्या है, x1 4 है। तो ये y प्लस 8 इज इक्वल टू 2/7 इंटू x माइनस 4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके आप खुद लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहां पे लिखा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ f of t is equal to I hat plus 2 into e power 2t j hat plus 3 plus t cube k hat and g of t is equal to 3t square I hat plus 5 into e power minus t j hat minus t cube k hat are the vector functions, then evaluate। पार्ट ए है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एफ क्रॉस जी टी है, पार्ट बी है डी एफ डिवाइडेड बाई डी टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी क्रॉस जी, और पार्ट सी है एफ क्रॉस डी जी डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी डी जी बाई डी टी, एंड वेरीफाई डेरिवेटिव ऑफ
f cross g with respect to t should be equal to df by dt cross g plus f cross dg by dt। यहां पे स्टूडेंट आपके पास दो वेक्टर फंक्शन है। फर्स्ट वेक्टर फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ t इज इक्वल टू i प्लस टू ई पावर टू टी जे हेड प्लस टी क्यूब के हेड है। और सेकंड वेक्टर फंक्शन आपके पास g ऑफ t गिवन है जो कि इक्वल है 3t स्क्वायर प्लस आई हेड प्लस 5 ई पावर माइनस टी जे हेड माइनस टी क्यूब के हेड है। और आपसे कह रहा है कि एवैल्यूएट पार्ट ए में आपने क्या एवैल्यूएट करना है कि f क्रॉस g का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। यानी अब आपने पहले ये देखना है कि लेट्स सपोज आपने अपने जो वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमने वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमारे पास यहाँ पे f और g दो वेक्टर्स हैं और पार्ट ए के अंदर आपने f क्रॉस g का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इट मींस कि f क्रॉस g का डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हमें f क्रॉस g फाइंड करना होगा, यानी f और g में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो पहले जरा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये बताता हूं। लेट्स सपोज एक वेक्टर a है a1 i हेड प्लस a2 j हेड प्लस a3 k हेड है और वेक्टर b आपके पास इक्वल है b1 i हेड प्लस b2 j हेड प्लस b3 k हेड है। तो देन a क्रॉस b किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में i j k, सेकेंड रो में हम a के कंपोनेंट लिखते हैं। तो वेक्टर a का i कंपोनेंट क्या है? a1 है, j कंपोनेंट a2 है, k कंपोनेंट a3 है और थर्ड रो में हम वेक्टर b के कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो वेक्टर b का i कंपोनेंट b1 है, j कंपोनेंट b2 है और k कंपोनेंट क्या है? b3 है। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b है। तो इट मींस के यहां पर हमने पार्ट 1 के अंदर f क्रॉस g का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसके लिए पहले हमें f क्रॉस g फाइंड करना होगा, यानी वेक्टर f और वेक्टर g में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो f क्रॉस g बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा? f क्रॉस g इक्वल होगा वेक्टर f आपके पास गिवन है, वेक्टर g गिवन है। तो इनके हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो के अंदर हम i j k लिखेंगे और वेक्टर f आपके पास ये गिवन है और वेक्टर g आपके पास j गिवन है। तो इनके हम कंपोनेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में हमने i j k लिखना है, सेकंड रो में वेक्टर f के कंपोनेंट लिखेंगे। तो वेक्टर f का i कंपोनेंट यानी i का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 है। इसी तरीके से j कंपोनेंट क्या है? 2e पावर 2t है, k कंपोनेंट क्या है? t क्यूब है और इसी तरीके से वेक्टर g का i कंपोनेंट क्या है? 3t स्क्वायर है और k कंपोनेंट क्या है? 5e पावर माइनस t है और k कंपोनेंट क्या है? माइनस t क्यूब है। तो हमने ये डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमारे पास f क्रॉस g आ जाएगा। अब f क्रॉस g फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको लेट्स सपोज एक्सपेंड करते हैं हम फ्रॉम रो 1। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है? आपने फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये सीखा हुआ है। तो हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 हमारे पास क्या है? i j k है। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है? i है। i जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको डिलीट करना है। तो i फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट करना है। जो बाकी एंट्रीज है इनका डिटरमिनेंट लेना है। तो 2e पावर 2t किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये माइनस 2 क्यूब के t क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस 2t क्यूब इंटू e पावर 2t आएगा माइनस इसी तरीके से t क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 इंटू
e पावर माइनस टी के साथ, तो ये 5t क्यूब इंटू e पावर माइनस टी आएगा। इसी तरीके से अब हम सेकंड, हमारे पास सेकंड इंटी क्या है, रो वन की j है, तो j के साथ कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। j किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में, तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करें तो 1 इंटू माइनस टी क्यूब होता है। तो ये 1 इंटू माइनस टी क्यूब किसके इक्वल आएगा, माइनस टी क्यूब आ जाएगा। माइनस, अब इस टी क्यूब को इस 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t पावर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास एंट्री है k है, k किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और बाकी एंट्रीज का डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 इंटू 5 e पावर माइनस टी करते हैं तो ये यही रहता है। और फिर माइनस 2 e पावर 2t को 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6t स्क्वायर इंटू e पावर 2t आ जाएगा। दैट इज f क्रॉस g, यानी ये आपके पास क्या आ गया, f क्रॉस g आ गया। अब इस f क्रॉस g का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव लेने का मेथड वही है जो आप पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं। f क्रॉस g का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट आई कंपोनेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो आई कंपोनेंट के साथ ये टर्म क्या है, माइनस 2t क्यूब e पावर 2t है, माइनस 5t क्यूब e पावर माइनस t है। तो जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो लेट्स सपोज इसका हमने आई कंपोनेंट के साथ ये वाली जो टर्म है, इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, आई हेड, और इस टर्म का हम अलग से डेरिवेटिव लेते हैं 5t क्यूब e पावर माइनस t का। इसी तरीके से जो जे हेड के साथ ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। हम इस t क्यूब का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं और जे हेड को साइड पे लिख लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस आपके पास 3t पावर 5 है, तो हम इसका भी अलग से डेरिवेटिव लेते हैं 3t पावर 5 का, और जे हेड एज इट इज सार लिख लेते हैं। अब के कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है, तो ये d बाई डी टी 5e पावर माइनस टी है, तो 5e पावर माइनस टी का डेरिवेटिव लिया जाएगा, के कंपोनेंट को एज इट इज लिखा जाएगा। और नेक्स्ट टर्म आपके पास के कंपोनेंट की है 6t स्क्वायर e पावर 2t है, तो इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t और के हेड को एज इट इज लिखा जाएगा। अब हम 1 बाई 1 इनका डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे पावर ला, प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा। -2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव लेना होगा t क्यूब इंटू e पावर 2t का। तो ये दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है f, सेकंड फंक्शन है g, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फिर इनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है कि g को एज इट इज रखा जाता है, f का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप प्लस करके g, f को एज इट इज रखते हैं, g का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज द प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है t क्यूब है, सेकंड फंक्शन आपके पास है e पावर 2t है, तो t क्यूब को हम एज इट इज रखेंगे, तो e पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू e पावर 2t होता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e पावर a x किसके इक्वल होता है, a इंटू e पावर a x होता है। तो इसी तरीके से e पावर 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर 2t का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू e पावर 2t होगा।
फिर प्लस करके अब हम e पावर 2t को एज इट इज रहने देंगे, t क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, बाय पावर लॉ दिस इज 3t स्क्वायर होता है। इसी तरीके से अब हमने इस का डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का, तो इस टर्म का अगर डेरिवेटिव ले लें तो ये 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, टी क्यूब का डेरिवेटिव, टी क्यूब को एज इट इज रखेंगे, ई पावर माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस टी होगा, फिर प्लस करके अब ई पावर माइनस टी एज इट इज आएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर होगा। तो दैट आई हैड भी इसके साथ है, सॉरी ये आई हैड साथ लगाते आ जाए क्योंकि यहां पर ये आई कंपोनेंट है, तो इधर भी आप 5 आई हैड एक साथ ही लगाएंगे। और इसी तरीके से अब j कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो j कंपोनेंट में फर्स्ट टर्म t क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर होगा और j हेड एज इट इज आएगा, प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव होगा 3t पावर 5 है तो 5 3 15 t पावर 4 j हेड आ जाएगा। पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। अब k कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो k कंपोनेंट में फर्स्ट टर्म आपके पास है 5 e पावर माइनस टी है तो 5 तो बाहर आ जाएगा, e पावर माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस टी होगा और k एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये 6 इंटू टी स्क्वायर e पावर 2t है लास्ट टर्म तो 6 बाहर आ जाएगा माइनस के साथ है और डेरिवेटिव हमें लेना होगा e पावर 2t का t स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, e पावर 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू e पावर 2t होगा, फिर प्लस करके t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t आ जाएगा और k एज इट इज जहां पे लिखना होगा तो 2t इंटू e पावर 2t आ जाएगा, तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये 2 2 4, ये माइनस के साथ 2 है तो माइनस 4 टी क्यूब e पावर 2t आ जाएगा। अब माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6 टी स्क्वायर इंटू e पावर 2t आ जाएगा और आई हैड दोनों के साथ आ जाएगा, यानी दोनों में आई हैड कॉमन लेके लिख लें बस। इसी तरीके से सेकंड आई हैड कंपोनेंट क्या था -5, ये माइनस माइनस प्लस 5, ये ब्रैकेट में है, माइनस माइनस प्लस 5 टी क्यूब e पावर माइनस टी और ये माइनस प्लस माइनस ये आई हैड साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 टी स्क्वायर आई हैड आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं लिखूं नेक्स्ट को यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर ये हम कर चुके हैं और ये प्लस 3t स्क्वायर जे हेड प्लस 15, मैं यहां पे ऊपर लिख लेता हूं इससे आगे, प्लस 3t स्क्वायर जे हेड प्लस 15t पावर 4 जे हेड और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 e पावर माइनस t के हेड और ये माइनस 6 2 12 t स्क्वायर e पावर 2t आ जाएगा ये वाला, ये प्लस माइनस माइनस और के हेड एज साथ आ जाएगा और 2 6 12 और ये आपके पास होगा t e पावर
2t के हेट आ जाएगा। यानी ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ f क्रॉस g आ जाएगा। अब आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपने df बाई dt फाइंड करना है। यानी df बाई dt कैसे फाइंड करेंगे ये आपने चेक करना है। अब इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट बी है df डिवाइडेड बाई dt क्रॉस g है। यानी पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, g के साथ। तो आइए देखते हैं, पहले हम डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करने के लिए वेक्टर f आपके पास गिवन है, वो क्या है, i हैट प्लस 2 इंटू e पावर 2t j हैट प्लस t क्यूब k हैट है। तो इट मींस कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि i हैट के साथ कोई t वाला फंक्शन नहीं है। तो इट मींस कि फर्स्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और अगर जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो जीरो आता है। इसको मैं अगर सेपरेट भी लिखूं तो चले, सेपरेटली लिख लेता हूं। तो ये d बाई डी टी आई हैट हो जाएगा प्लस d बाई डी टी 2e पावर 2t j हैट होगा प्लस d बाई डी टी टी क्यूब के हेड हो जाएगा। यानी हमने हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव अलग अलग लिया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है आपके पास आई हेड, तो बाहर आता है डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, क्योंकि आई हेड का कोफिशिएंट 1 है और 1 का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये दैट इज 0 आई हेड हो जाएगा। प्लस सेकंड में 2e पावर 2t है, तो 2 तो कांस्टेंट है, e पावर 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू e पावर 2t आ जाएगा और j हैट एज इट इज आएगा। थर्ड आपके पास t क्यूब है, तो t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो ये 3t स्क्वायर आ जाएगा, k हैट एज इट इज आ जाएगा। तो इसको आप सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो ये 0 i हैट प्लस 2 2 4 e पावर 2t j हैट प्लस 3t स्क्वायर के हेट हो जाएगा। तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। अब आपने क्या करना है कि इस f का ये जो डेरिवेटिव ऑफ f यानी df बाई dt आ गया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर g के साथ। यानी आपने j फाइंड करना है कि df डिवाइडेड बाई dt क्रॉस g फाइंड करना है। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं df बाई dt और वेक्टर g का, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। df बाई dt भी वेक्टर क्वांटिटीज है। याद रखें हमेशा जब भी किसी वेक्टर फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो डेरिवेटिव आता है वेक्टर फंक्शंस का वो भी इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर df बाई dt भी वेक्टर क्वांटिटी है और g भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट रो में i j k लिखते हैं, सेकंड रो में हम df बाई dt के कंपोनेंट लिखेंगे। तो वो आपने अभी ये फाइंड किए, यानी x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 4 है, z कंपोनेंट 3t स्क्वायर है। इसी तरीके से थर्ड रो में g के कंपोनेंट लिखेंगे तो g का x कंपोनेंट क्या है, 3t स्क्वायर है, y कंपोनेंट क्या है, 5e पावर माइनस t है और z कंपोनेंट क्या है, माइनस t क्यूब है। तो हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी दैट शोज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ df बाई dt एंड g। अब जरा इसको एक्सपेंड करें आप, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का मेथड आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो ये i हैट फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री i हैट है, इस कॉलम इस रो को डिलीट कर देंगे, ये माइनस 4t क्यूब माइनस 3 5 15 t स्क्वायर e पावर माइनस t आ जाएगा। सेकंड एंट्री j है और j किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो में। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे, 0 इंटू माइनस t क्यूब होगा तो ये 0 हो जाएगा।
और 3t² को 3t² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3×3=9t⁴ होगा। इसी तरीके से लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो की के किस रो की एंट्री है? फर्स्ट रो की एंट्री है और थर्ड कॉलम की एंट्री है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये बाकी जो एंट्रीज है इनका हम डिटरमिनेंट लेंगे, तो ये 0 × 5e⁻−t ये 0 होता है, -4 × 3t² करेंगे तो 4 3 12 t² आ जाएगा, तो दैट इज द df/dt क्रॉस g आ जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम स्टूडेंट आप f क्रॉस dg/dt भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले dg/dt यानी जो वेक्टर g है इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, और जो आपके पास dg/dt आ जाए उसका फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? f के साथ। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपने बहुत सिंपल है, वो आपने f क्रॉस g फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है यानी f क्रॉस g का डेरिवेटिव, और df/dt क्रॉस g का ये आपने सेकंड पार्ट में फाइंड किया है, और थर्ड पार्ट में आप पार्ट सी में इसको फाइंड करेंगे। फिर आपने चेक करना है क्या इन दोनों का सम, यानी जो पार्ट बी और पार्ट सी जो है इन दोनों का सम पार्ट ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी ये हर हाल में इक्वल आना चाहिए। तो ये आप खुद ही चेक करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।